इसका नाम है रेशो एनालिसिस। आज हम लोग शुरुआत करते हैं रेशो के साथ में। और रेशो चैप्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फॉर्मूलाज, और इसके फॉर्मूला याद है मतलब आप आगे जा सकते हो। इसके फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से निभाना है तो दिस चैप्टर्स कैन गिव यू गुड स्कोर इफ यू हैव गुड कमांड ऑन फॉर्मूलाज। ओके, बट हम लोग सारे फॉर्मूला को याद करने के पहले समझ लेंगे कि वो फॉर्मूला है क्या। इस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं। ओके, ये है सारे फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला पे याद करते हैं करंट रेशो। करंट रेशो, अच्छा ये सब के पहले और एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक बैलेंस शीट को समझते हैं। एक बार अगर आपको बैलेंस शीट समझ जाएगी ना तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। दिस इज द बैलेंस शीट जो आपके बुक में ऑलरेडी है, पेज नंबर 300 पर बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी, राइट। तो फिक्स्ड असेट बैलेंस शीट जनरली ऐसे बनती है, कैसे आप जानते हैं। बैलेंस शीट में होता है एक एफ ए, एक होता है सी ए। ये होता है आपका ओन्ड फंड्स, डेट, और ये आता है आपका करंट लायबिलिटी। इसको कहते हैं हम लोग टोटल लायबिलिटी, इसको कहते हैं हम लोग टोटल एसेट्स, और ये है आपकी बैलेंस शीट। ओके, अब दोस्तों अगर आप फिक्स्ड असेट की बात करेंगे तो आपके इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लैंड, मशीन्स, ये सब चीज आती है आपकी फिक्स्ड असेट्स में। करंट असेट्स में आता है आपका मेजरली कैश, स्टॉक, डेटा, और भी डिटेल में किया तो काफी कुछ आता है, बट ठीक है। ओन्ड फंड्स की बात करें तो हमारे पास में आता है हमारा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, इन सब चीजों को मिला के हमारा बनता है ओन्ड फंड्स। डेट हमेशा आपका लॉन्ग टर्म वाली जितने भी उधारी पर लेते हो आप, इसके अंदर हमारे डिबेंचर्स भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ सकते हैं। और करंट लायबिलिटी हमेशा आपका आता है ट्रेड पेबल, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर अब तक पे नहीं किया है वो, ये आता है ट्रेड पेबल, या आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब आता है करंट लायबिलिटी में, राइट। क्या मैं इसको देख के ये कह सकता हूं कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी? क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो आपको सभी को समझना चाहिए। ओके फाइन ना, तो इसमें ये भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करूं तो यहां पे मेरे पास में आता है एक नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। ये मेरी दूसरी चीज समझे। अगर मैं देखता हूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओनली सी ए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हो सी ए, पर नेट वर्किंग कैपिटल बोलते क्या, सी ए माइनस सी एल। ओके, चलो देखते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, ओके, अगर आप बैलेंस शीट को समझ पाते हो तो इसका मतलब है कि आप इस चैप्टर को अब आगे समझने लायक हो, ठीक है ना। ओके, देखते समझने लायक कैसे है, क्या है। ओके गाइस, वेलकम बैक। सो कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगले 1 घंटे में सारे फॉर्मूलाज के ऊपर, हमें कमांड लेके आना है एकदम अच्छे से। बात करेंगे सबसे पहले करंट रेशो की। करंट रेशो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वेरी सिंपल फॉर्मूला, सी ए अपॉन सी ए। हमारे पास करंट असेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है। सो करंट रेशो अगर मान लो 2 है तो इसका मतलब हमारे पास करंट असेट्स की संख्या करंट लायबिलिटी से 2 गुना है। 3 है तो कहेंगे करंट असेट की संख्या करंट लायबिलिटी से 3 गुना है। और 0.5 है तो यानी कि आपका 1 लाख रुपए का करंट लायबिलिटी है पर आपका करंट असेट केवल 50,000 का है, लाइक दैट करंट असेट्स, करंट रेशो। अब नाउ द क्वेश्चन इज क्विक रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक रेशो? क्विक यानी कि जो तुरंत ही आपके लिए एनकैश हो सकता है। करंट लायबिलिटी यहां पे अक्सर करंट लायबिलिटी यानी कि क्विक लायबिलिटी ही होता है अक्सर, बट करंट असेट इज नॉट इक्वल टू क्विक असेट्स। कुछ ऐसी चीजें होती जो तुरंत ही एनकैश नहीं होती, जैसे एग्जांपल स्टॉक,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कभी भी आपके इनकैश नहीं हो सकते। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस दे चुके, वो थोड़े ना इनकैश होंगे। और दूसरी बात, स्टॉक कान बी सोल्ड इजीली। अगर मैं कोई बिल्डर हूं, मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स पड़े हुए हैं, कमर्शियल एरियाज पड़े हैं, आप बोलेंगे उसको क्विक क्यों नहीं मानते, उसको लिक्विड क्यों नहीं मानते? बिकॉज पता नहीं वो कब बिकेगा, उसका तुरंत कैश हमारे पास में उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए क्विक असेट्स हमेशा होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यहां पे आपको देखने मिलेगा, एक एक करके सारे फॉर्मूलाज हम लोग देखते रहेंगे। देखो यहां पे लिखा है, आपने पहले करंट रेशो कर लिया, ये करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश, ये सब आता है। शॉर्ट टर्म लोन भी आता है और डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट भी आती है। इन सबको मिला के करंट असेट्स होता है। कैश भी, बैंक भी, शॉर्ट टर्म लोन हमने किसको दिए होंगे तो। करंट लायबिलिटी क्या आता है? क्रेडिटर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती है, ओडी आता है, सीसी आता है, प्रपोज डिविडेंड आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आती है आपकी करंट लायबिलिटी में। ओके, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, तो ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स और नीचे क्विक लायबिलिटी ही होता है, पर क्विक लायबिलिटी हमारे सिलेबस के हिसाब से करंट लायबिलिटी ही होता है। पर क्विक असेट्स में क्या क्या जाएगा? माइनस करेंगे करंट असेट में से इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे इसमें से स्टॉक माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक माइनस करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करो, करंट असेट में से इट विल गिव यू क्विक असेट्स। उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड असेट्स, क्विक असेट्स, लाइक दैट। नेट वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया सीए माइनस सीएल। हमेशा स्टॉक ही लिखा होता है। क्विक इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो का एक फॉर्मूला यहां पे देखिएगा, ये फॉर्मूला डन, ये डन, ध्यान से देखना भी, मैं एक एक चीज समझाता हूं। डेट टू टोटल फंड, यानी मेरे पास जितनी टोटल फंड्स आई हुई है, टोटल फंड्स मतलब कौन से फंड्स? कोई भी काम हम लोग जब करते हैं ना बच्चों, हमें लगता है पैसा एफए और सीए के लिए, और पैसा आता है यहां से और यहां से। यानी हम लोग पैसा खर्च क्या करते हैं? फिक्स एसेट लाने के लिए, करंट एसेट। पर इन दोनों पे खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? एक तो डेट से आएगा, एक तो इक्विटी से, ओन्ड फंड से आएगा। पर मान लीजिए मेरे पास ओन्ड फंड और डेट का, अगर ये है 100 का और ये है 50 का, तो मेरे पास टोटल फंड कितना है? 150 का। 150 में से इक्विटी कितना है? 100। तो इसलिए बच्चों यहां पे इस फॉर्मूला में पूछता है कि आपका डेट टू टोटल फंड कितना है और आपका इक्विटी टू टोटल फंड कितना है। तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास डेट है 50 का और टोटल है 150 का, ये है 100 का, ये 150 का। इससे क्या समझ में आता है कि हमारे टोटल फंडिंग में डेट का कंपोनेंट कितना है? ज्यादा है या कम है? इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा है या कम है? अगर मेरे पास 150 रुपया है, 150 में से 100 क्या है? इक्विटी से आया हुआ, और 150 में से 50 क्या है? डेट से आया हुआ। तो ये समझ में आया, इससे समझता है कि हमारे टोटल कॉम्पोजिशन में पैसा ज्यादा डेट से आया हुआ है या पैसा ज्यादा इक्विटी से। क्योंकि दुनिया में पैसे लाने के दो ही तरीके हैं, एक तो इक्विटी से आएगा या तो डेट से आएगा। सर करंट लायबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल विद द कंपनी, इसलिए उसको टोटल फंड्स में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। टोटल फंड्स में क्या आएगा? सिर्फ नीचे डी प्लस ई, इतना ही आता है। ओके फाइन, गॉट इट। आगे बढ़ेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो, नहीं डेट अपॉन इक्विटी, तो बहुत इजी है। डेट अपॉन इक्विटी को डेट इक्विटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास में इक्विटी है 100 और डेट है 50, तो आंसर कितना आएगा? 0.5। यानी कि डेट से हमारा इक्विटी कितना ज्यादा है। जनरली डेट इक्विटी रेशो को लोग ऐसे भी लिखते हैं 2:1, यानी कि 2 हमारा डेट है, 1 हमारा इक्विटी है, 100 हमारा डेट है, 50 हमारा इक्विटी है, इस तरह से। कभी कभी अडानी जैसे लोगों की कंपनी में डेट इक्विटी का रेशो कुछ ज्यादा ही होता है। डेट होता है 5, इक्विटी होता है सिर्फ 1, यानी कि डेट इक्विटी से 5 गुना ज्यादा है। तो जितना डेट इक्विटी रेशो ज्यादा होगा, बोलो, उतना कंपनी के लिए रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कंपनी को उतना उसके ऊपर रिटर्न देना जरूरी होगा। उसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। समझ आ रहा? कोई डाउट इसमें?
पहले सारे फॉर्मूलाज को समझ के लेते, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं क्विक रेशियो बात करता हूं, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेट टू टोटल। और जब भी वर्ड टू आएगा ना, टू के बाद में जो लिखा होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। डेट टू टोटल असेट्स, टोटल फंड्स, तो डेट आएगा ऊपर, टोटल फंड्स आएगा नीचे। इक्विटी टू टोटल फंड्स, तो टोटल फंड्स आएगा डिनोमिनेटर में और इक्विटी आएगा न्यूमरेटर। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इज टू इक्विटी, या देख सकते डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल गियरिंग रेशियो समझाऊंगा। प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट टोटल असेट्स रेशियो। मान लो किसी, मतलब आपकी सबकी शादी हो रही है, आपके लिए लड़का देखा जा रहा है। पापा ने बोला लड़का बहुत अच्छा है, बहुत जायदाद है, बहुत स्टेट है, बहुत कुछ है उसके जीवन में, बहुत पैसा है लड़की के पास है, मैं गया था, बंगलो है, गाड़ी है, सब कुछ है। पापा को कहना पापा, हो सकता है ये सब झूठा है। पापा बोलेंगे ये कैसे हो सकता है पापा, खुद के पैसों से कुछ नहीं लाया, ये तो लोन के पैसे से लाया। पापा वो एड़ा बना रहा होगा। कभी कभी लोग असेट्स तो बहुत बताते हैं और पता है नहीं, ये नहीं कि पैसा आया कहां से, ये देखना जरूरी है इस टोटल असेट्स के लिए डेट में से कितना पैसा आया। 100 करोड़ का घर है, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है, पर देखा ना चाहिए कि वो 100 करोड़ के अंदर से जो खुद के पैसों से कितना लाया। अगर हमने देखना चाहिए कि वो जो असेट्स तो बहुत है, पर बैंक के लोन से असेट क्रिएट किए, तो वो असेट किस काम की, वो कैसी असेट्स होना चाहिए, खुद के। इसलिए ये रेशो भी काम का है, ये रेशो भी काम का है। चलो देखते हैं उसको कैसे समझेंगे। अगर उसके पास में 100 करोड़ की एस्टेट है और डेट से आया 90 करोड़ और इक्विटी से खुद के पैसों से आया 10 करोड़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेट है 90 और टोटल असेट से 100, यानी कि 0.90, यानी कि हर 100 रुपए में से 90 रुपए का असेट जो आया हुआ है वो डेट से आया, लोन से। यानी कि ये जितना ज्यादा है उतना ही खतरनाक है, और ये जितना कम होगा उतना। अगर सोचिए, अगर ये पॉइंट, ये समझो 10/100 है, यानी 0.1 है, इसका मतलब क्या, यानी 100 में से 10 ही रुपए के असेट जो है वो डेट से, यानी कि अच्छा, मतलब बच्चे ने 90 रुपीज खुद से कमाए हुए, पर इस रेशियो में तो बच्चा ने 100 में से 90 रुपीज लोगों का लोन लिया। अगर मैं अब बात करता हूं प्रोप्राइटरी रेशियो, या तो बोलते हैं उसको इक्विटी टू टोटल असेट्स रेशियो। मान लो कि टोटल असेट्स कितनी है 100, इक्विटी कितने का 70, इसको बोलते हैं इक्विटी टू टोटल, क्या बोला, असेट्स रेशियो। क्या मतलब होगा इसका, 100 रुपए की असेट्स इस लड़के की है पापा, 70 रुपए उसका खुद का कमाया हुआ है, यानी कि लड़का कुछ तो लायक है। अगर उसके डेट ही 90 के और 100 का असेट्स है, तो ये लड़का पापा ये सिर्फ शोबाजी करता है, इसके इसमें खुद कुछ नहीं है, ये गुमराह करने की पूरी तरह से क्यों एक साजिश है, ये बेवकूफ बना रहा है लड़की वालों को। इसलिए कोई लड़की को कोई फॉर्मूला पता हो ना पता हो, ये अपने जीवन के लिए ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल असेट्स जो लाई है उसमें से डेट का पैसा कितना और प्रोप्राइटरी का पैसा कितना। एवरीबॉडी समझ आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, बोलो बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे लिखा है जीपी रेशो, यानी कि 100 रुपए का सेल हुआ है और जीपी 20 है, तो हम कहेंगे 20/100, यानी कि 20% इज द जीपी रेशो। कोई बताएगा जीपी रेशो क्या माइनस करने के बाद आता है? अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेल और यहां पे आता जीपी, क्या मैं इसको सीओजीएस कहता हूं? क्या मैं इसी सीओजीएस को कहता हूं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस? ये वो सारे एक्सपेंसेस है जिसके बगैर वो प्रोडक्ट, यानी कि एग्जाम्पल, अगर मैं शुगर फैक्ट्री की बात करता हूं तो जो शुगर केन लगेंगे वो क्या है, या कोई बिजली लगेगी जो फैक्ट्री की है, उसके बाद वो बनेगा ही नहीं, पर मार्केटिंग किधर आएगा, वो इनडायरेक्ट आएगा, बिकॉज मार्केटिंग के बगैर भी तो प्रोडक्ट बन सकता है।
कोई भी प्रोडक्ट जिसके बनने में, जिसका होना बहुत, उसको कहते हैं डायरेक्ट जीपी। किसी कंपनी का जीपी 40 और किसी का 10 है तो क्या बोलोगे आप, कौन सी कंपनी अच्छी है? क्योंकि 100 में से 40 बच रहा है, अगर 100 में से 10 ही बचे तो अभी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जाएंगे तो बचेगा क्या, घंटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, जो भी कंपनी के जीपी बहुत ज्यादा है तो मतलब देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि हम लोग कुछ तो कमा पाएंगे, पर जिसका जीपी 5% है तो 5% में से और इनडायरेक्ट टैक्स दे तो बचेगा तो कुछ है नहीं, तो एनपी आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ कंपनी तो लॉसेस में भी चले जाती है, जीपी प्लस में एनपी लॉस में, पॉसिबल है व्हेन द इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज वेरी हाई। ओके सर, एनपी क्या होगा? एनपी अपॉन सेल इज इक्वल टू एनपी रेशो। अगर किसी कंपनी का हमारा एनपी रेशो 30 है तो मतलब क्या, 100 का सेल होता है और 30 क्या, तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं, जीपी में से क्या माइनस करूंगा मैं, तो क्या बचेगा आपका? समझ आ रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट? सैलरी, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। समझ आ रहा है? ओके, इंटरेस्ट। अब बात करते हैं एनपी रेशियो, ये हो गया। आपने कभी पीवी रेशियो के बारे में सुना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कोई कंपनी कहती है हमारा पीवी रेशियो है 20%, क्या मतलब है इसका? 100 में से 20 रुपए इनका वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद बचता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इज इक्वल टू व्हाट, आपका पीवी रेशियो। तो मित्रों यहां पे आएगा, जैसे कि अगर कहते हैं 100 रुपए का सेल है और वेरिएबल कॉस्ट है आपका 80, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 20, मतलब क्या है इसका, तो आपका पीवी रेशियो क्या बोला जाएगा, इज व्हाट, 20 अपॉन। जब कोई कंपनी बोले कंट्रीब्यूशन 20 है तो इसका मतलब अभी जो भी फिक्स कॉस्ट जाएगा 20 में जाएगा, इसलिए जिसका कंट्रीब्यूशन यानी कि पीवी रेशियो ज्यादा, अगर मान लो पीवी रेशियो कहते हैं 80 है तो क्या, यानी कि 100 में से ये आपका 100 सेल है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इज ओनली 20 और आपका 80 जो बच रहा है आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ये अच्छी बात होती है। कभी कभी कुछ धंधों का पीवी रेशियो ही बहुत कम होता है, वो अच्छा नहीं होता, वहां पे पैसे बचना बहुत मुश्किल, बिकॉज फिक्स कॉस्ट का भी माइनस होना बाकी है, इंटरेस्ट का भी माइनस होना बाकी है। अब मैं आपको ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये समझाता हूं, ये तीनों समझ जाएंगे। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, दोस्तों इसका फॉर्मूला कहता है, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो कहता है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं COGS मेरा जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 करोड़, मान लो SPC में 1 करोड़ की किताबें साल भर में बेचता हूं, अगर मैं SPC में 1 करोड़ की किताबें साल में बेचता हूं, 1 करोड़ की किताबें साल में बेचता हूं, और मेरे पास में ऑन एन एवरेज जो स्टॉक है गोडाउन में होता है 20 लाख का। अगर मान लीजिए मेरे गोडाउन में हमेशा 20 लाख का स्टॉक पड़ा होता है और मैं पूरे साल में जो किताबें बेचता हूं उसको 1 करोड़ की बेचता हूं, COGS जिसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 करोड़ है, तो बोलो क्या बोलेंगे आप, यानी कि मेरा फिनिश गुड्स यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या बोलेंगे इसको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेरा 5 है। क्यों 5 है? मैं 20 लाख की बुक छापता बेचता और छापता हूं बेचता हूं, छापता बेचता, छापता बेचता, 5 बार करूंगा तो साल भर में मेरा स्टॉक टर्न रेशियो 5 होगा। 5 का मतलब है यानी 5 बार 5 टुकड़ों में मंगवा के मैंने बेचा है, तो एट ए टाइम मुझे स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ओनली 20 लैक्स। पर अगर सोचो कुछ लोग कहेंगे मेरा स्टॉक टर्न रेशियो सिर्फ 2 ही है, तो इसका मतलब क्या पड़ेगा, मेरे को एट ए टाइम 50 लाख की किताबें बनाना, 50 लाख की किताबें लाऊंगा, बेचूंगा, फिर और एक बार लाऊंगा, बेच दूंगा, खत्म हो जाएगा। पर कोई कह रहा है कि मेरे 100 मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब बताइए, 1 करोड़ का COGS है और 100 टाइम्स मेरा माल आता बेचता, आता बेचता, आता बेचता, यानी कि एट अ टाइम मेरे पास में 1 लाख रुपए का स्टॉक होगा।
तो जिस कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा, यानी चीजें बार बार आप छोटा छोटा लाते हो, छोटा लाते बेचते, लाते बेचते, लाते बेचते, आप घड़ी घड़ी करते हो, इसलिए आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा है। पर वो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर एक ही है तो पूरे साल का एक ही बार मंगाता बेचता है, घड़ी घड़ी मंगवाता नहीं, तो बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है उसको। नेक्स्ट, अगर मैं इसको कहूं डेटस टर्नओवर रेशियो, व्हाट डू मीन बाय डेटस टर्नओवर रेशियो? मैंने जो डेटस को दिया है उसका क्रेडिट सेल जो किया, मान लो मैंने साल भर में 10 करोड़ का क्रेडिट करता हूं, अगर मेरा क्रेडिट सेल ही 10 करोड़ है और मेरा एवरेज क्रेडिटर्स कितना है, क्या मतलब है इसका? तो मेरे एवरेज जो क्रेडिटर नहीं रहे भाई, मेरे एवरेज क्रेडिटर हमेशा बुक में 2 करोड़ के होते हैं, पर मैं साल में 10 करोड़ का माल बेचता हूं, इसका मतलब क्या होता होगा? मैं 2 करोड़ का माल बेचता हूँ, फिर वो आके दे देता होगा, फिर मैं वापस 2 करोड़ का माल भरता, फिर और मैं 2 करोड़ का माल लाता बेचता, लाता बेचता, लाता बेचता, यानी 5 बार। तो इसलिए मेरा डेटर्स कितना आएगा, मतलब मेरा एट ए टाइम उधारी में पैसा कितना अटका है? केवल 2 करोड़। पर सोचो अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा 10 करोड़ का सेल हो रहा है, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल 10 करोड़ का है, और वो कह रहा है आपका आपका वो जो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है 2। क्या मतलब? आपका एवरेज डेटर कितना रहता होगा? अरे पूरे साल भर में 10 करोड़ का माल बेचते हो आप, और आपका 2 ही है, तो क्या होगा? यानी आपका स्टॉक में, आपका डेटर्स में कितना पैसा अटका रहता होगा? कितना? 5 करोड़। 10 करोड़ है ना ये, तो 5 करोड़ कैसे? 5 करोड़ का माल लाऊंगा, फिर उधारी पे दे दूंगा, फिर वो पैसे लोग लाके देंगे, फिर मैं और क्या करूंगा? यानी मेरा डेटर्स, भले ही मैं 10 करोड़ का सेल कर रहा हूं, पर मेरे पैसे अटके 10 करोड़ नहीं है, मेरा डेटर्स में पैसा ब्लॉक्ड कितना है? सिर्फ। पर सोचो अगर मान लो जी ये अगर 10 का टर्नओवर, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा एवरेज डेटर सिर्फ 1 करोड़, तो मेरा डेटर्स में फंड कितना अटका हुआ है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे मैं 10 करोड़ का माल बेचता हूं। अरे जो आपके घर के आसपास जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, फ्रूट्स, उनका तो वो जानता है, उस फ्रूट्स का एग्जांपल लेता हूँ, वो स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं, जितना डेटर्स का टर्नओवर ज्यादा, तो मतलब क्या है? उतना आपका एवरेज डेटर कम। अगर मैं इसको 100 करूं तो क्या होगा? यानी कि मेरा पैसा सिर्फ डेटर में 10 लाख रुपए अटका रहेगा। 10 लाख का माल ही, मैं 10 लाख पे मैं 10 करोड़ का माल बेचूंगा, 10 करोड़ 10 लाख का माल दूंगा, फिर हम उन्हीं से पैसा लूंगा, फिर क्या करूंगा? और माल दूंगा, फिर और लूंगा, उसी से माल लाके बेचूंगा, यानी 10 लाख पे मैं 10 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं। कई लोगों को लगता है 10 करोड़ का माल बेचने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, जरूरत नहीं है। आपका कस्टमर आपको कितने जल्दी जल्दी पैसा ला के देता है, उससे आपका डेटर्स का जो क्वांटिटी ना वो कम हो जाता है। सर ओके, आगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि सोचो मैं किससे माल खरीदता हूं, मैंने पूरा क्रेडिट परचेस करा हुआ है। मान लो मैंने क्रेडिट परचेस किया 5 करोड़ का, क्रेडिट परचेस करता हूं मैं कितने का? 5 करोड़ का, और मेरा जो बंदा है वो बोलता है कि तुम मुझे पैसे टर्नओवर रेशो, किसका टर्नओवर रेशो? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कितना है? 5। तो क्या मतलब हुआ? मेरे पास में एवरेज क्रेडिटर कितने रहते होंगे? मतलब क्या बताओ इसका? मैं 1 करोड़ का माल लाता, उससे लाता, फिर मैं उसको पैसे देता, वापस ले जाके देता, फिर वो क्या करता? मुझे और 1 करोड़ का माल देता, फिर मैं उसको कुछ दिनों बाद ये पैसे उसको वापस देता, फिर और मुझे 1 करोड़ देता, फिर मैं और देता, फिर सब 5 बार करूंगा, तो मेरे पास में उसका एट अ टाइम 1 करोड़ उधारी पर रहेगा।
चलो इसको मैं उल्टा करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको बोलता हूँ अगर आपके पास में ये है 50 लाख, तो मतलब क्या है इसका, मेरे पास ऑन एन एवरेज 50 लाख की उधारी होती है, तो टर्नओवर रेशो कितना, टर्नओवर रेशो 10, यानी कि मैं 10 बार उसके पैसे वापस ले जाके दूंगा, 10 बार उसके पैसे वापस ले जाके दूंगा। समझा नहीं समझा एवरीबॉडी? टर्नओवर यानी कि कितने बार, ठीक है। हाँ, अब मैंने 50 लाख का माल लिया उससे, फिर मैं क्या करता हूँ, ले लिया है ना, फिर मान लो वो होलसेलर है, मैं रिटेल किराना शॉप वाला हूँ, वो होलसेल किराना शॉप वाला है, मैंने उससे चावल लिए 50 लाख के, फिर मैंने क्या किया, मेरी दुकान है तो मैं सबको एक एक किलो बेचूंगा, वो माल बेचने तक तो 1-1.5 महीना लग जाएगा, फिर मैं 50 लाख रुपए जमा करूंगा, फिर उसको वापस दे दूंगा। वो बोलेगा ना तेरे, मैं अगर उसको बोलूंगा 50 लाख दूंगा, नहीं बोलूंगा भैया और माल दो, वो बोलेगा भाई जो पहले 50 लाख का दिया है ना उसके पैसे वापस रख, फिर तुझे नया माल देता हूं मैं, फिर मैं उससे नया माल और उधारी भी लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, वापस आम जनता को बेचूंगा, फिर तुम सबसे पैसे जमा करूंगा, फिर मैं वापस ले जा दूंगा। समझे आप? आपको कुछ अलग डाउट हो रहा था क्या? आपको लग रहा है कि 50 लाख रुपए वापस ले जाके देता क्यों है? क्योंकि मुझे नया स्टॉक भी तो लेना पड़ता है ना उससे। कौन सा 10 करोड़ का? तो एक काम करता हूं, मैं उससे 10 करोड़ का चावल एक साथ ले लेता हूं, 10 करोड़ का चावल एक साथ ले लेता हूं। तुम बोल रहे ना 1-1 करोड़ का मत लो, नहीं 10 करोड़ का माल ले लिया मैंने, पहली बात तो देंगे नहीं, और एक साथ में उधार भी दे देगा, मेरी औकात है इतनी? क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो उधारी पे लूंगा, तो औकात नाम की भी कुछ, अगर मुझे अकेले को देंगे 10 करोड़ में भग गया तो वो एक साथ में नहीं देगा, और अगर मैं दूंगा एक साथ में लेके भी जाऊंगा और बोलूंगा 1 साल बाद तुमको पैसे वापस दूंगा, बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है, मेरे दुकान का जो जितना मेरे को प्रॉफिट हो चावल में नहीं मिलेगा ना, तेरे चक्कर में 10 करोड़ जो मेरे ब्लॉक होंगे ना उसका इंटरेस्ट तेरे से ज्यादा जाएगा, तो प्रॉफिट होगा मेरा कम, तेरे वजह से लगने वाला इंटरेस्ट हो जाएगा ज्यादा। ऐसे थोड़ी ना धंधा चलता है। अरे सामने आप जब किसको उधारी लेने जाओगे ना, आप तभी किसी किराना शॉप पे जाओगे, आप बोलेंगे भैया 2 लाख का माल उधारी भी दो, मैं साल भर का किराना एक साथ भरती हूँ, तो तुम्हारा जो दुकानदार उसको पूछना देता कि नहीं देता, वो बोलेगा भैया दीदी अभी मांगा, फ्यूचर मत मांगना, क्योंकि आप अगर लेके यहां से कहीं चले गए तो यहाँ पर क्या होता है, उसका रिस्क डायल्यूट करने में, एक काम करो आज 10,000 का लेके जाओ, तो उसकी रिस्क थोड़ी सी, फिर बोलेंगे ये अगली बार आएंगे ना आप तो 10,000 लेके आ जाना, ओके आपका अगले महीने में सैलरी खत्म हो जाएगा ना, सैलरी हो जाएगा ना, तो सैलरी का पैसा लाके देना, फिर मैं आपको 1 महीने का उधारी दूंगा, ऐसा चलता है। ओके, ये क्या है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। हमारे सिलेबस में टर्नओवर रेशो 4-5 है। कौन से टर्नओवर रेशो है, देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखो टर्नओवर रेशो कितने सारे हैं, देखो ये टर्नओवर रेशो हमारे बुक में एक करंट असेट टर्नओवर रेशो, करंट असेट, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, नेट असेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टोटल असेट टर्नओवर रेशो। जब भी टर्नओवर आया कि टर्नओवर आपने न्यूमरेटर में लिखा और जिस बारे में पूछा है उसको लिखा डिनोमिनेटर में, तो देखो हमेशा हर कोई क्वेश्चन में टर्नओवर 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 टर्नओवर, सब जगह पे टर्नओवर को लाएंगे न्यूमरेटर में। आप क्या पूछा है, टोटल असेट पे कितना टर्नओवर किया, यानी टोटल असेट आएगा नीचे, टर्नओवर आएगा ऊपर, हो गया। फिक्स्ड असेट यानी कि इतने फिक्स्ड असेट पे कितना टर्नओवर, यानी फिक्स्ड असेट आएगा नीचे, टर्नओवर आएगा ऊपर। टर्नओवर हमेशा ऊपर ही आना है। जिस कंपनी का टर्नओवर रेशो ज्यादा, इसका मतलब अगर मान लो किसी का 5 का टर्नओवर, तो क्या मतलब इसका, अगर इनका टोटल असेट 1 करोड़ का होगा तो सेल 5 करोड़ का। किसी ने कहा मेरा 10 है, तो आपके पास में असेट है 1 करोड़ की और आप सेल कितने का कर रहे हो, 10 करोड़ का, यानी कि जिसका टर्नओवर रेशो ज्यादा होगा वो कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही। इंडस्ट्री में हो सकता है टर्नओवर रेशो 3 का है पर आपका है 10 का, इसका मतलब क्या है,
इंडस्ट्री 1 रुपए के एसेट पे 3 रुपए का धंधा करती है, आप 1 रुपए के एसेट पे 10 करोड़ का 10 रुपए का धंधा करते हो। यानी कि मतलब क्या है, यानी जिसका इमोशनल हो गया था, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। अब बताओ फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? फिक्स्ड असेट रेशियो अगर मान लो 20 है तो क्या मतलब है, 1 रुपए का फिक्स्ड असेट होगा ना, आप 20 रुपए का धंधा कर। पर कोई कंपनी कहेगी 40, तो क्या मतलब हुआ, 1 रुपए का अगर आपके पास में असेट है फिक्स्ड असेट तो आप 40 रुपए का। यानी कि जितना टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है उतना भी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है, सेल आपका उतना अच्छा है ऐसा माना जाता है, आपका रन रेट अच्छा है। ये अच्छा था। करंट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट असेट नीचे, टर्नओवर ऊपर, नेट असेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, नेट असेट नीचे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, वर्किंग कैपिटल नीचे। हर जगह पे दोस्तों टर्नओवर ऊपर, जिसके बारे में पूछा वो नीचे। पर इस चैप्टर हमारे किताब में कहा है अगर आपको टर्नओवर नहीं लेना, कभी कभी क्वेश्चन में सीओजीएस दिया है, यहां पे टर्नओवर के लिए सीओजीएस भी दिया तो हम लोग ले सकते हैं, इसलिए हर जगह पे लिखा है सीओजीएस सीओजीएस। टर्नओवर भी मोस्टली टर्नओवर ही रहता है, पर कभी कभी चाहे तो ले सकते हैं। ओके, अगर ये भी क्या नाम है, कैन यू प्लीज टेल मी कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? कैपिटल नीचे, टर्नओवर ऊपर, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इतने कैपिटल पे यानी कि इतने डेट प्लस इक्विटी पे आपने कितना धंधा किया, तो डी प्लस ई नीचे आएगा। और अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूं। आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज समझ में आ रहे हैं। अरे बोलो। चलो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछता हूं ROI या फिर पूछता हूं ROCE, दोनों का मतलब सर कैसे होता है ये बताओ? ROI कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC, इसके दो फॉर्मूला, एक तो प्री, एक तो पोस्ट टैक्स। से टैक्स की वजह से क्या मैटर है? बहुत मैटर है भैया। आपको समझना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डी प्लस ई, डी प्लस ई। आप जिंदगी में कोई भी कैपिटल लाओगे तो आपके पास एक तो डेट वाला ही होगा, यह अड़ाने जिससे लोग ज्यादा डी लाते हैं, बाकी ज्यादा लोग ई लेकर आते हैं। तो डी प्लस ई के अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। अब बताओ प्री टैक्स में क्या किया आपने? आपने जो कमाया उसको कहते हैं, और यहां पे पोस्ट टैक्स में क्या होता है? आप करते हो डी पे आप क्या कमाते हो? इंटरेस्ट। ई पे आप क्या कमाते हो? पैट। समझा क्या बोला? पोस्ट टैक्स में आप क्या करते हो भाई? डी पे क्या कमाया आपने? डी वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और ई वालों को क्या मिलता है? पैट मिलता है। तो इसलिए डी प्लस पैट ऊपर लिखते हैं, सॉरी इंटरेस्ट प्लस पैट ऊपर लिखते हैं, नीचे डी प्लस ई लिखते हैं। समझा सर? ऐसा क्यों? मतलब देखो बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट है जहां पे डी और ई आता है। इन लोगों ने पैसा दिया था कि अपन क्या कमाए, क्या लगाए? हाँ, FA प्लस सी। और इन दोनों के ऊपर अपन क्या कमाते? प्रॉफिट कमाते। अगर ये FA और CA के लिए हम इनसे क्या कमाते? इनमें से आता है हमारे पास में प्रॉफिट आता है, और उस प्रॉफिट का नाम ही क्या होता है? EBIT। यानी EBIT कमा के हम किसको देंगे? अगर आपको थोड़ा कॉस्ट शीट समझता है इनकम स्टेटमेंट, तो EBIT का कुछ हिस्सा जाता है इंटरेस्ट में, कुछ हिस्सा जाता है टैक्स में, और बाकी जाता है इक्विटी वालों को। बराबर है? क्या मतलब बताओ उसका? अगर टैक्स वाला चीज है तो EBIT वालों को, यानी कि जिसने डी कमाया उसको मिलेगा इंटरेस्ट, जो ई है उसको मिलेगा पैट। देखो EBIT के हमेशा 3 ही टुकड़े होते हैं, ध्यान से सुनना। इसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट को जाता है, कुछ हिस्सा टैक्स को, और बच्चा कुच्चा इक्विटी वालों को जाता है। बराबर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ है कि
जो भी हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में डी प्लस ई आता है और ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स लगता है, तो टैक्स है इसलिए मैं ऊपर ईबीआईटी नहीं लिख सकता अगर जहां पे टैक्स है। क्यों बताओ? अगर जहां पे टैक्स लगता है तो टैक्स किसका जाता है? मोदी के पास। ये जाता है किसके पास में? डेट के पास में। इसको मैं पैट लिखता हूं। और पैट किसको जाता है? यानी कि बताओ डी वालों को क्या मिलता है? ये कहना हो जाएगा गलत अगर कंपनी में क्या है? टैक्स है। बिकॉज ईबीआईटी के अंदर टैक्स भी है, टैक्स थोड़ा ना डी को मिलता है। ये अगर टैक्स है तो क्या लिखना पड़ेगा? DEG। डी मिलेगा डेट वालों को, डी को मिलेगा इंटरेस्ट, ई को मिलेगा पैट, जी को मिलेगा टैक्स। ये कब की बात है? हाँ, पर आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ, आपका कैपिटल एम्प्लॉय कभी गवर्नमेंट नहीं करता, इसलिए जिस जगह पे क्या होता है बोलो, जिस जगह पे टैक्स है फॉर्मूला क्या बोलता है? नीचे लिखो डी प्लस ई, और डी वालों को क्या मिलता है भैया? इंटरेस्ट, और ई वालों को क्या मिलता है? पैट। समझ गया? और जहां पे प्री ऐसा लिखा ना प्री टैक्स, यानी कि टैक्स ही नहीं है, तो ये डी प्लस ई यानी कि ईबीआईटी में से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट। फिर क्या बचेगा? ईबीटी। और तो टैक्स तो है नहीं, तो ये पूरा के पूरा ही आपका पैट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ईबीआईटी का मालिक कौन होगा? कुछ कुछ पैसा जाएगा इंटरेस्ट में, बाकी सब कुछ हो जाएगा इक्विटी वालों को। यानी कि पूरा के पूरा ईबीआईटी किसको मिलेगा? डी प्लस ई। इसलिए यहां पे ईबीआईटी लिखते। बताओ यहां पे क्यों नहीं ईबीआईटी लिखा? कुछ कंपोनेंट गवर्नमेंट टैक्स के स्वरूप में ले जाती है, इसलिए जिस जगह पे हम लोग लिखते पोस्ट टैक्स लिखो तो वहां पे इंटरेस्ट प्लस पैट। जहां पे प्री टैक्स लिखो वहां पे पूरा के पूरा ईबीआईटी डी प्लस ई को चला जाता है। थैंक यू मिस्टर पंचल। ओके गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। ROE, ई मतलब इक्विटी। बताओ इक्विटी वालों को क्या मिलता है? पैट। तो इसलिए हमेशा आता है यहाँ पे पैट, पैट अपॉन इक्विटी। क्यों मिलता है उनको पैट? उनको ईबीआईटी क्यों नहीं मिलता? सर ईबीआईटी पूरा उनको नहीं मिलता। ईबीआईटी में से पहला जाएगा इंटरेस्ट, फिर जाएगा टैक्स। पर मान लो टैक्स ही नहीं तो पूरा क्या अक्खा अक्खा ईबीटी उनको मिलेगा। पर ऐसा होता नहीं रे, भारत देश में आप टैक्स है नहीं, क्या है ना, तो हमेशा यही फॉर्मूला भारत में लगता है। ओके, ROA रिटर्न ऑन इक्विटी। कहां? तो नीचे लेना इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा तो नीचे लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड। जो रिटर्न आता वो माथे पे आता है, इनकी वजह से वो आया, तो जिनकी वजह से आता है वो आता है नीचे। इक्विटी नीचे, ROA ए नीचे, ROCE CE नीचे। ये CE है ना, इक्विटी प्लस डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है। जिनकी वजह से आता है वो नीचे, फाउंडेशन। उनकी वजह से क्या बनता है? जैसे झाड़ के ऊपर जो आता है, ये पेड़ पौधों के ऊपर क्या बोलते हैं? फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट्स तो ऊपर आते हैं ना, तो इसलिए जो आता है प्रॉफिट वो ऊपर आता है। तो क्या है आपके पास में? रिटर्न ऑन असेट्स, तो क्या आएगा? पैट। तो पैट आएगा ऊपर। टोटल असेट्स से क्या मिला? पैट। पर कुछ लोग कहेंगे प्री टैक्स। अरे यार क्यों लिखता प्री टैक्स? क्यों? आई डोंट बिलीव इन प्री टैक्स समहाउ। बट इनका ये भी बोलना है कभी भी टैक्स नहीं रहा तो कभी ऐसे कंट्री में कर रहे जहां पे टैक्स ही नहीं, तो ठीक है। तो असेट्स आने आएगा, नीचे आएगा असेट्स, ऊपर आएगा पैट, ये हमेशा। पर अगर वो बोला टैक्स नहीं तो पीबीटी ऊपर, टोटल असेट्स नीचे। ईपीएस किसको बोलेंगे? अच्छा, मैं ये पूछूंगा। ईपीएस आने की जो बचा कुचा पैसा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड के जाने के बाद का, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं। इसको रेसिडुअल क्यों लिखा है? इंटरेस्ट जाने के बाद, टैक्स जाने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड जाने के बाद जो बचेगा उसको नंबर ऑफ शेयर्स। डीपीएस किसको बोलते हैं? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो मैं समझाता हूं आपको। बच्चों
अगर ऐसा लिखा होगा डिविडेंड पे रेशो 40% है और अगर आपका ईपीएस 100 है तो बताओ डिविडेंड कितना। अगर कुछ भी 100 रुपए का ईपीएस है और उसका डीपी रेशो 40% है तो ये 40 रुपये हो जाएगा। अगर मान लो 60 है और ये 40% होता कितना, 24। डिविडेंड पे आउट 40 है, यानी कि कितना, 40% दे रहे हो। तो 100 रुपए कमाए तो 40% नहीं 40 रुपए दिया। आपने कमाए 60 तो 40% गया तो 24 रुपए गया, तो डिविडेंड 24। सर बाकी क्या करते हैं? बाकी रिजर्व में जमा होता है। कंपनी हर कोई पैसा जो कमाती देती थोड़ी ना है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? कंपनी का नेटवर्थ अपॉन, पहली बात तो नेटवर्थ ही मालूम नहीं, नेटवर्थ किसको बोलते हैं? अरे नेटवर्थ किसको बोलते भैया? ये आपके सामने बैलेंस शीट, इन सबको मिला के कहते हैं नेटवर्थ। ये आपकी कंपनी का बॉन्ड फंड्स, इसके अलग नाम है। इक्विटी भी इसको ही बोलते हैं, बॉन्ड फंड्स भी इसको ही बोलते हैं, प्रोप्राइटरी भी इसको ही बोलते हैं, नेटवर्थ भी इसी को ही बोलता है। जब कभी किसी कंपनी का बॉन्ड फंड बोला, नेटवर्थ बोला, प्रोप्राइटरी बोला, इक्विटी बोला, तो क्या कहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इन सबको ऐड कर दो। याद रखना सबसे कठिन चीज पढ़ाई मैंने आपको, क्योंकि इट इज वेरी डेंजर। कभी कभी वो इक्विटी पूछते, कभी प्रेफरेंस, कभी कभी इक्विटी पूछते, कभी नेटवर्थ पूछते, प्रोप्राइटरी पूछते। अरे सबका मतलब एक ही चाहिए। कई बार लोगों को लगता है इसके अंदर प्रेफरेंस क्यों लिखा है? भाई प्रेफरेंस भी आता ही छे उसमें, वो भी अपना खुद का ही होता है। डोंट गेट। पर अगर ऐसा बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें सब आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं आएगा। ओनली इक्विटी बोला, ओनली इक्विटी नहीं। इधर देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अरे कैसे करते रे बाबा? अरे दिखो रे भाई, ये देखो देखो देखो, इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दोनों में फर्क होता है। अगर उन्होंने इक्विटी कहा तो सब आएगा, इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, रिजर्व भी आएगा, सब आएगा। पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला, यानी कि सब आएगा। ये जो ऊपर का पूरा लिखा ना, सब आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना? इक्विटी एज अबो माइनस प्रेफरेंस। तो दोनों का नाम में एक बार पढ़ो। इसका नाम क्या है? ओनली इक्विटी बोला, ऐसा ना, डेट इक्विटी रेशो। तो इक्विटी का मतलब क्या है? प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सबको ऐड कर दो तो फिर आपका इक्विटी बनता है। इक्विटी बोल तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी बोल तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता, सिक्योरिटी प्रीमियम आता, रिजर्व भी आता, प्रेफरेंस भी आता। और अगर वो लगता इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला तो सब इक्विटी जैसा सब आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं आएगा। बच्चों बताओ टोटल फंड क्या होते हैं? अरे कितनी बार कहा टोटल फंड मतलब एफए प्लस सीए। सर ऐसे कौन सा? अरे बैलेंस शीट भैया, इधर देखो, ये देखो आपकी बैलेंस शीट, एफ ए सी ए, इक्विटी, डेट। बताओ बच्चों क्या होगा? टोटल फंड किसको? क्या मैं इसको टोटल फंड कह सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या मैं इनको भी टोटल फंड कह सकता हूं? तो टोटल फंड निकालने के दो रास्ते हैं, एफ ए प्लस सी एल, सी ए, या फिर इसको बोलते हैं असेट रूट। कौन सा रूट बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं असेट रूट। पर कभी कभी लाइबिलिटी रूट भी होता है। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी रूट होता है। व्हाट डू मीन बाय लाइबिलिटी रूट? एफ ना एफ तो बोलने, इक्विटी, डेट, सर लाइबिलिटी के रूट में ऐसे क्यों कर रहे हो आप मुझे बताओ ना, टोटल फंड कैसे निकालेंगे? इक्विटी प्लस डेट। सर वो सीएल भी ऐड करना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोला? अरे तो ये ले लो या तो ये ले लो, बात तो टोटल फंड से है, वही तो लिखा है यहाँ पे। ये देखो, टोटल फंड्स
टोटल फंड्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म फंड्स। क्या लिखा है? इसलिए क्या लिखते हैं? डेट प्लस इक्विटी। और अगर हमने उसको इन्वेस्टमेंट के रास्ते तो क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट प्लस नेट। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी। इधर देखो ध्यान से, ये आपका एफ है, ये आपका सी एल, हाँ सी, ये आपका सी एल, ये आपका डी, ये आपका ई। जब मैं टोटल फंड की बात करता हूं, ये हमेशा उसको कहते हैं ये लॉन्ग टर्म फंड होता है ना? तो इसलिए क्या करते हैं पता है? एफ ए करते हैं। अब इसके दो रास्ते निकालता हूं मैं। कौन सा रास्ता? एक असेट। तो असेट में क्या बोलते हैं वो? आप एक काम करो, एफ ए करो, सी ए करो माइनस सी एल, या एफ ए प्लस नेट। क्या आप इस बात को मानते हो? बोलो यार। एक्चुअली ये जो एफ ए तो आना ही चाहिए, और सी ए माइनस सी एल ये आपका वर्किंग कैपिटल, इसको बोलते हैं आपका टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड्स। बताओ टोटल फंड में सीएल को माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सीएल इतना पैसा आपको नहीं चाहिए। सुन के लो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम सुनो पहले। देखो ये 100 है और ये है 150, ये है 50। आप मुझे बताओ कंपनी के पास में टोटल फंड कितने लगेंगे? यानी डी और ई से कितना पैसा उठाना पड़ेगा? 250 और 200। आप बाजार में जाके क्या बोलोगे कि मुझे डी प्लस ई कितना चाहिए? आप क्या, दो ऑप्शन है 250 और 200। आंसर 200, क्योंकि आपको 100 तो चाहिए और आपको 150 चाहिए रहता अगर करंट लायबिलिटी नहीं होता। पर आप इस करंट लायबिलिटी से लोग पैसा आपको दे रहे हैं विदाउट, मतलब वो लॉन्ग टर्म नहीं ऐसी, क्योंकि मैंने लोगों को उधारी भी दिया पर मुझे भी तो कुछ उधारी भी मिला होगा माल, तो इसलिए 50 रुपए मुझे नहीं लग रहे। हालांकि मुझे 250 लग रहे थे, पर ये 50, तो इसलिए से मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स, टोटल फंड मुझे 200 की जरूरत है। वो 200 ही मैं कहां से लाऊंगा? एक तो यहां से लाऊंगा, तो यहां से, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से लाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं डी प्लस ई को भी मैं कहता हूं टोटल फंड्स। समझा क्या? तो टोटल फंड्स का मतलब क्या हुआ? एक तो एसेट साइड से एफ ए प्लस नेटवर्किंग कैपिटल, लायबिलिटी साइड से क्या आएगा? डी प्लस ई, दैट्स इट। क्यों नहीं आएगा? अगर हम एसेट साइड से जाएंगे और आपके इसमें एफ ए 100 और 150 है, तो आपको कितने चाहिए था एक्चुअल में? 250, पर आपको भी लोगों ने उधारी भी दिया 50, तो आप क्या करोगे भाई? 200 भी अगर, क्योंकि अननेसेसरी क्यों हम 250 लेंगे? क्यों इंटरेस्ट चढ़ा के लेंगे अपने ऊपर? तो हम मार्केट में जाके बोलेंगे हमको सिर्फ 200 चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो होती है, तो हम उतना ही लेंगे जितना जरूरत है। चलो डन। इधर देखो, क्या आपको मैं एक बात पूछूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? डेट यानी कि हमेशा होता है आपका लॉन्ग टर्म। डेट के अंदर आपका करंट लायबिलिटी नहीं जाता है, क्योंकि वो एक ना एक दिन बहुत जल्दी से रीपे करना पड़ता है। हम उसको लॉन्ग टर्म कतई नहीं मानते हैं। इसलिए देखो बच्चों, जो पैसा हमारे पास में हमेशा के लिए काम में आता ना, उसी को ही डेट कहते हैं, उसी को ही लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो जब कोई नहीं कर डेट इक्विटी रेशो, फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशो, तो आप डेट के आइटम को ऐड करना, करंट लायबिलिटी मत घुसेड़ना उसमें। डेट मतलब क्या क्या? लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ये सब आएगा। देखो डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक। क्या नहीं आएगा? करंट लायबिलिटी नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट वन, कम ऑन गाइस, चेक इट आउट एवरीबॉडी। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बुक वैल्यू पर शेयर, यानी अपना जो नेटवर्थ होता है ना, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स। नेटवर्थ किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस, इक्विटी, शेयर कैपिटल। देखो एक तो आएगा शेयर कैपिटल, आएगा इक्विटी का, आएगा रिजर्व आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा, प्रेफरेंस आएगा, सबको ऐड करेंगे, नेटवर्थ बनेगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। समझ गया आपको क्या बोल रहा? अरे बोलो बच्चों, एक बात बताओ, वो क्या बोला अभी? क्या निकाला हमने? बुक वैल्यू पर शेयर।
देखो मार्केट वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर दोनों में बहुत फर्क होता है। सर वो मार्केट वैल्यू किस पे निकलती है? अरे मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर, पर बुक वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नेटवर्थ। कंपनी का क्या देखते हम लोग? नेटवर्थ देखते। भाई किधर गया, समझ गया मैं क्या बोल रहा था? नेटवर्थ देखते। हमारे नेटवर्थ को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, वो हमारी बुक वैल्यू मिलती है। पर कभी कभी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत गुना ज्यादा होती है। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी कंपनी का शेयर महंगा। समझा क्या आपको? चलो मोड़ा मोड़ी मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके करवा दिए। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल इनमें से पूछता हूं, देखते कौन जवाब देगा। अगर साल के नंबर ऑफ डेज अगर है 360 और मैं कह रहा हूं डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है वो है 10, तो आप बताएंगे हमारा डेटर कितने दिन में हमें पैसे लाके देता होगा? साल भर में 10 बार आता है मेरे पास, तो कितने दिन में आता होगा? समझ गए? वो 36 दिन में आता, पहले वाले पैसे देता, फिर मैं उसको नया माल देता, फिर और माल भरता है वो, फिर और बेच के मुझे लाके देगा। अगर मैं कहूं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ डेज अपने हैं 360, तो मुझे बताओ हम अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन में वापस दे दे पैसे? हम अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन में पैसे वापस देंगे? अरे बोलो यार। यानी कि मैं लिखूंगा क्रेडिट पीरियड कितना होगा? 75 नहीं होगा रे, 72 है ना? क्या मतलब है 72? यानी कि मैं एक बार जो उधारी भी माल लेता हूं तो 72 डेज तक उनके पैसे, क्योंकि मैं 5 ही बार जाता हूं। अगर मैं इसी चीज को अगर 10 कह देता तो मैं कहता हर 36 दिन में, और इसी को अगर मैं 20 कह देता तो मैं कहता हूं हर 18 दिन में मैं पैसे ज्यादा देता। बताओ एक सवाल, अगर कह दिया किसी कंपनी हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो है 20 का और हमारे नंबर ऑफ डेज साल में होते हैं कितने? बताओ मुझे क्या मतलब इसका? हमारा स्टॉक जो है, स्टॉक कितने दिनों तक हमारे गोडाउन में रहता है? यानी कि 18 दिन तक का माल रखता हूं, जैसे एसपीसी में 18 दिन का बुक बन जाता है, फिर वो बिक गया, फिर और हमारा जो नया स्टॉक होता है वो 18 दिन के लिए रहता है। पर ये टर्नओवर रेशियो पता है क्या? एक अगर मैं इसको बोलता हूं किसी कंपनी का 360 और 360 है तो ये कितना होगा? 1। ऐसा कहीं होता होगा क्या? आपका टर्नओवर रेशियो 360 है, थोड़ा सोच के, ऐसा कोई बिजनेस होता है जहां पे रोज का रोज माल बिक जाता है? वेरी गुड, पेरिशेबल गुड, सब्जी मंडी, दूध। मतलब क्यों नहीं रखते स्टॉक बहुत दिन तक? दूध 50 दिन स्टॉक, बाद में दूध नहीं रहेगा, दही बन के बिके। कुछ चीजों को आप ऐसे थोड़ी ना स्टॉक रख सकते, वो खराब हो जाती है। जैसे ब्रेड को भी आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते। कुछ चीजों का जो टर्नओवर रेशियो फटाफट होना चाहिए, और ये लोग ऐसे ही करते हैं। जो नहीं कि आपको कभी दिखते होंगे कोई फ्रूट्स बेचता है, फ्रूट्स, उनको पूछो वो क्या करता है, होलसेल मार्केट में से उतने ही फ्रूट्स लाता है जितने उसको एक दिन में चाहिए। तो उसका स्टॉक क्या करता है, वो बहुत से वो उतना ही स्टॉक हो जाता है एक दिन में, और फिर अगले दिन के लिए स्टॉक चाहिए उसको, तो और जाएगा मार्केट से और नया लाएगा। अच्छा ज्यादा क्यों नहीं लाता? चलो मान लो 1-2 दिन में नहीं बिका वो माल, तो क्या हुआ? खराब हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। ये भी खत्म। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूलाज गाइस। मैं आपको एक फॉर्मूला और, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर आएगा एक प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, और फिर आएगा इक्विटी। पहली बात तो करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या बोला मैंने? अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये पर एक बार समझ लो इसको क्या है। तो मान लो 50 लाख रुपए का EBIT है, इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए, आपका 40 बचा, इधर टैक्स गया इतना, पैड बचा, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया इतना आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविडेंड देना है इतना। बताओ यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है?
अगर सोचो आप इस कंपनी के डेटर हो, यानी आपने डिबेंचर लिए इस कंपनी की, आपको आपने लोन दिया है इस कंपनी को जिसका बैलेंस शीट खुला है, इनकम स्टेटमेंट खुला है, तो 10 लाख रुपए आपको इनसे चाहिए, पर कंपनी ने कमाए कितने और उसमें से कितने देना है? कितने चांस, कितने गुना ज्यादा पैसे कमाए उन्होंने, इसलिए बोलते हैं 5। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कितना ज्यादा टाइम कवर है। चलो बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज। प्रेफरेंस कितना है? 280, पर 280 देने के लिए उसके पास में कितना पैसा है? कितने पैसे? तो कितने गुना ज्यादा पैसे? 10 टाइम्स। 2,80,000 ही देना है और कंपनी के पास में 28 लाख है, यानी कि जितना गुना तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है वो कवरेज होता है। कवर 10 गुना कवर है। मुझे पता जितना ज्यादा कवरेज होगा उतना इन्वेस्टर सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि यार क्या डुबाएगा, 28 लाख का मैं 280 तो मिलेंगे मिलेंगे, क्या डुबाएगा? डुबाएगा क्यों? इतना पैसा जो बड़ा है उसके पास 10 गुना। ये देखो इसका आंसर आएगा 10 गुना। और इक्विटी डिविडेंड देना कितना है? डिविडेंड 10, पैसा कितना है? तो मिलेगा क्या इनको? क्यों? 2.5 गुना ज्यादा पैसा पड़ा है इनके पास, 2.52। ये बहुत इजी है, उसके फॉर्मूले से ज्यादा उसका आंसर इजी है। फॉर्मूला मत दिमाग में रखो, देखना चाहिए कितना। अच्छा कितना देना है? 10 लाख देना है क्या? उसके लिए 50 लाख है तो इसका मतलब 5 गुना। हाँ, कितना देना है? 280 देना है, 28 लाख है, 10 गुना पैसा। कवरेज कितना है? कवर जितना, अच्छा वो 1 से नीचे गया तो इसका मतलब यू आर अंडर थ्रेट, यानी कि जो निवेश कर रहे हैं वो लोग थ्रेट में आ जाएंगे। सोचो अगर मैं यहां पे ये 10 लाख है इधर और EBIT कर दूं 5 लाख, तो कवरेज हो जाएगा 0.5। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए चाहिए, उसके पास में सिर्फ 50 पैसे। आज आपने सारे के सारे फॉर्मूलास कर लिए। टुडे यू आर डन विथ ऑल द फॉर्मूलास। बहुत अच्छी बात है। एक बार सारे के सारे फॉर्मूला को रिवाइज करें दोस्तों। चलो जल्दी से बताएं, बोलो बच्चों। करंट रेशो किसको बोलेंगे? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो बोलो। क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक असेट्स? करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेट टू टोटल, डेट आएगा ऊपर और टोटल फंड नीचे। इक्विटी टू टोटल, इक्विटी आएगा ऊपर, टोटल फंड नीचे। डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी यानी कि ये बोल रहा है कि इक्विटी रेशियो यानी कि इसका इक्विटी टू टोटल असेट्स। ये तो वही है, लड़की जब लड़के को देखने जाए, नीचे आएगा टोटल असेट, देखो इक्विटी से कितना आएगा, नीचे आएगा टोटल असेट, देखो डेट से कितना पैसा है, उसको बोलते हैं डेट टू टोटल असेट्स। ये कुछ काम का नहीं है। जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल। एनपी रेशो, एनपी अपॉन सेल। पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। जो मैंने कट किए वो अभी इस समय के लिए काम की नहीं, जब जैसे क्वेश्चन में आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, नीचे आएगा फिक्स्ड असेट, ऊपर आएगा टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर रेशो, नीचे आएगा कैपिटल, ऊपर आएगा टर्नओवर। ROCE, नीचे आएगा DE। और अगर हम लोग पोस्ट टैक्स की बात करते हैं तो D को मिलेगा इंटरेस्ट और E को मिलेगा पैट। पर अगर मैं बात करता हूं उसके, अगर वहां पे टैक्स नहीं तो पूरा के पूरा EBIT अपॉन D प्लस E। ROE, E यानी कि नीचे आएगा E, और इक्विटी वालों को मिलता है हमेशा पैट, यानी हमेशा अगर टैक्स है, और टैक्स नहीं तो PBT अपॉन E। और ROA नीचे आएगा टोटल असेट्स और ऊपर क्या आएगा? PBT, PAT, और टैक्स नहीं है तो PBT। आगे बढ़ेंगे। EPS कितना होता है? जितना भी रेसिडुअल अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। DPS टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर 100 रुपए और 40% डिविडेंड है तो 40% डिविडेंड पे आउट है तो यानी कि 40 रुपए, और 20% डिविडेंड पे आउट है तो 20 रुपीज। पी रेशो, अरे मैंने बताया नहीं पी रेशो आपको, पी रेशो अभी बता रहा हूं। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा? टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डेट यानी हमेशा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, यानी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर। इक्विटी यानी छोटा, इक्विटी यानी कि नाम भले ही छोटा है,
उसमें इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, रिजर्व भी आएगा, सिक्योर इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, सब कुछ आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा। टोटल फंड्स FACA माइनस CL, और अगर लाइबिलिटी साइड से D प्लस E। बताओ बच्चों, इक्विटी के 2-3 नाम और बताओ। नेटवर्थ, प्रोप्राइटरी, ओन्ड फंड्स, नेटवर्थ, सब उसके अंदर आएगा इक्विटी। बताओ अगर 10 का टर्नओवर है तो क्या होगा? 10 टर्नओवर रेशियो डेटर्स का 10 बार आएगा, यानी कि 36 दिन में आएगा। अगर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 5 है तो हम अपने क्रेडिटर को 360 डिवाइड बाय 5 यानी 72 में पैसे लेके जा देते थे। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो 365 है तो यानी हमारा जो स्टॉक है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए रहता है। समझ गया? बताओ इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट आएगा नीचे और उसके लिए हमारे पास EBIT, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके लिए हमारा क्या क्या है? ऊपर है पैट और नीचे है PD, और ये क्या है? इक्विटी डिविडेंड कवरेज। इनकी देने के लिए हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे आएगा डिविडेंड। हो गया। इसी के साथ में सारे फॉर्मूलाज डन 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 डन। अरे सभी हो गए। अरे कैसे रे? सभी फॉर्मूलाज को हमने खत्म कर लिया। दोस्तों आज का लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज। कल के दिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन विन दिस चैप्टर। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन कुछ नहीं हो सकता। एक ही फॉर्मूला बचा है जो मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसका नाम है P रेशो। व्हाट डू मीन बाय P रेशो? P रेशो का मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी का P रेशो 5 है, यानी कि उसका EPS अगर EPS 10 रुपये होगा तो उसका मार्केट प्राइस शेयर्स 50 होता है। कंपनी कमाती 10 रुपये तो उसकी शेयर प्राइस कितनी होना चाहिए? 50। अगर उसका P रेशो, मतलब क्या, एग्जांपल और देता हूं। अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस साल 20 है और मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, इसका मतलब लोग कितने गुना पैसे दे रहे हैं उसको? P रेशो मतलब क्या? कितने टाइम्स उसको पैसे मिल रहे हैं? 5 टाइम। अगर उनका EPS 20 है और वो बोलती है मुझे चाहिए 200 रुपए, अरे 20 रुपए कमाती है कंपनी एक साल की, पर बोलती है मेरे शेयर का प्राइस 200 है, यानी वो क्या बोल रहे हैं? मेरा जो शेयर है वो 10 गुना उसकी प्राइस है, मैं जितना कमाता उसके 10 गुना। अभी फिलहाल रिलायंस का 30 चल रहा है। अब रिलायंस का क्या चल रहा है? P रेशो 30 का चल रहा है और रिलायंस कमाती 100 रुपया, तो कितना प्राइस होना चाहिए उसका मार्केट में? कंपनी कमाती 100 रुपया, वो बोलती है मैं मेरे शेयर के प्राइस 30 गुना ज्यादा होना चाहिए, इसलिए उसके शेयर प्राइस 3,000 के चल रहे फिलहाल। सर P रेशो कौन डिसाइड? मार्केट डिसाइड करता है। जितना वो फ्यूचर में भागने वाला है शेयर, मतलब कंपनी जितना आगे और बढ़िया करेगी, उसकी P रेशो उसके हिसाब से नापते हैं। कभी कभी कुछ कंपनी के P रेशो, जैसे टाटा स्टील 5 पे चलता है, टाटा मोटर्स का 19 का P चल रहा है, बजाज का 30 के ऊपर चल रहा है, मारुति उद्योग का 28 पे चल रहा है, टाइटन तो 110 पे चल रहा है। जितना ज़्यादा P रेशो होगा वो कंपनी के शेयर के प्राइस उतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई जैसे SPC कमाता है फॉर एग्जांपल 100 रुपये EPS, और मैं बोलता हूँ मेरे मार्केट प्राइस शेयर्स के हैं 700 रुपये, एक शेयर की प्राइस 700 रुपये और मैं 100 रुपये कमाता हूँ, इसका मतलब मेरा P रेशो कितना है? यानी मैं 7 का P ले रहा हूँ। हर कोई जो कंपनी जिसका शेयर बिकता है वो चाहते हैं उसका P रेशो बहुत ज़्यादा रहे, लोग उसको ज़्यादा वैल्यू करें। समझ आया? That's it guys, that's all for today. See you tomorrow. Take care, bye bye. फिर मिलेंगे कल। कल का लेक्चर होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। टुमारो इट्स माई बर्थडे। अगर कुछ बहुत ही प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर सकता हूं कि मेरा लेक्चर नहीं है, अदरवाइज कुछ नहीं रहा तो मेरा लेक्चर है। पार्टी में आपको डे आफ्टर टुमारो कर दूंगा। ओके गाइस, कैसा लग रहा है लाइव स्ट्रीमिंग वालों आपको लेक्चर? हाउ इज द लेक्चर?
मैं देख रहा हूं काफी व्यूज इस लेक्चर पे आ रहे हैं। लोग लाइव स्ट्रीमिंग, मैं जब पढ़ा था तब नहीं दिखता, आराम से देखते हैं, उसके व्यूज दिखाते हैं मुझे। जैसे मैंने पहले लेक्चर देखा था आज, तो काफी व्यूज थे उसके ऊपर। आज मैं देख रहा था उसके व्यूज, इट वाज अराउंड 8-9,000 व्यूज थे जो फर्स्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसको। वो तुमने देखा था घर से उसको? अरे थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much guys, thank you so much. Thank you everybody, thank you Nisha, Keshav, thank you guys, Chirag, thank you so much, Shaila, Sindhu, thank you. Okay guys, take care, bye bye, see you. फिर मिलेंगे कल। यस चिराग, इन्वेस्टर के लिए नहीं, कंपनी के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर तो हमेशा ज़्यादा सस्ता मिले। तानिया, थैंक यू सो मच, दिस लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच यार, गुड।